बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद वजाहत अब्बास है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर के टॉपिक जी मोनोसेक्राइड्स को। जिसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि मोनोसेक्राइड्स होते क्या हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और उसके बाद हम इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। जैसा कि हमने कल के लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था और कार्बोहाइड्रेट के डिफाइन, उनके सोर्सेज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और आगे क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। तीन क्लासेस को हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट की तीन क्लासेस होती हैं। नंबर 1 हमारे पास मोनोसेक्राइड होती है, नंबर 2 ओलिगोसेक्राइड या डाइसेक्राइड और नंबर 3 पर हमारे पास थी पॉलीसेक्राइड। तो आज का हमारा टॉपिक है मोनोसेक्राइड। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड, ये हमारे पास सिंपल शुगर होते हैं। मोनोसेक्राइड्स हमारे पास सिंपल शुगर होते हैं, यानी ये सबसे ज्यादा शुगर के छोटे एटम्स होते हैं, सबसे छोटे। इनके बाद इनकी मजीद फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते, यानी शुगर एटम्स का इनसे छोटा लेवल नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म ये है शुगर की, मोनोसेक्राइड्स। उसके बाद स्वीट इन टेस्ट, ये जायके में मीठे होते हैं। तीसरा इजीली सोलुबल इन वाटर, पानी में बआसानी हल हो जाते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता इनटू सिंपल शुगर, यानी इनको तोड़ा किसको चाहते हैं, जो चीज हमारे पास कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो उसको हम तोड़कर सिंपल फॉर्म में तब्दील करते हैं। ये तो ऑलरेडी सिंपल होते हैं, तो इनको क्या तोड़ेंगे, इस वजह से इनको नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल शुगर होते हैं। उसके बाद वो बताता है एक्सेप्ट वन ऑल कार्बन एटम्स इन ए मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड के अंदर जो होता है वो कहता है कि इसके अंदर तकरीबन 3 से 7 कार्बन एटम्स हो सकते हैं एक मोनोसेक्राइड में। वो कहता है कि मोनोसेक्राइड में उन 3 से 7 कार्बन एटम्स में से तकरीबन एक ही कोई ऐसा कार्बन होता है जो हमारे पास हाइड्रोक्सियल ग्रुप नहीं रखता, उसके अलावा बाकी सब जो होते हैं वो OH ग्रुप रखते होते हैं सिवाय एक के। एक्सेप्ट वन ऑल कार्बन एटम्स इन मोनोसेक्राइड हैव OH ग्रुप, सिवाय एक के बाकी जितने भी होते हैं उनमें OH ग्रुप होता है। यानी अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो एक कार्बन एटम के पास OH ग्रुप नहीं होगा, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जगह खाली होगी, OH ग्रुप नहीं है, लेकिन इसका मुतबादिल कोई और होगा। उसके बाद बाकी जो 2 होंगे उनके पास OH ग्रुप होगा। अगर 4 हैं तो एक के पास OH ग्रुप नहीं होगा, इसका मुतबादिल कोई और होगा, जबकि बाकी 3 के साथ OH होगा। 5 में से बिल्कुल ऐसे एक के साथ नहीं होगा, बाकी 4 के साथ होगा OH ग्रुप। 6 होंगे तो एक के साथ नहीं होगा, जबकि दूसरे 5 के साथ OH ग्रुप होगा। 7 का भी बिल्कुल यही प्रोसीजर है कि एक के साथ नहीं होगा, उसकी जगह कोई और चीज होगी, जबकि बाकी 6 के साथ OH ग्रुप होगा। एंड रिमेनिंग कार्बन एटम्स आर पार्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, मां सिवाय उस एक के जिसके पास OH ग्रुप नहीं है, बाकी सब के सब यानी वो सब कार्बन एटम जिनके पास OH ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड या कीटोन का हिस्सा होते हैं। हमारे पास शुगर विद दी एल्डिहाइड ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप या एल्डिहाइड फॉर्म में जो शुगर होती है, सिंपल शुगर यानी जो मोनोसेक्राइड एल्डिहाइड ग्रुप या एल्डिहाइड फॉर्म में होते हैं वो एल्डो शुगर कहलाते हैं, एल्डो शुगर। एंड विद कीटोन ग्रुप इज कॉल्ड कीटो शुगर, और जो कीटोनिक फॉर्म में मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो या कीटोन ग्रुप के साथ होते हैं वो कीटो शुगर कहलाते हैं। शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डो शुगर एंड विद कीटोन ग्रुप इज कॉल्ड कीटो शुगर। एल्डो शुगर और कीटो शुगर दोनों की एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दे दी हैं कि ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप है। यानी कीटोन ग्रुप ऐसा होता है जिसमें एटलीस्ट एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, वो हमारे पास कीटोन ग्रुप होता है। और एल्डिहाइड ग्रुप ये ऊपर जैसे दिया हुआ है। इनमें से देखें हमारे पास फर्स्ट है CHO, तो ये हमारे पास जो कार्बन है ना इसके पास हाइड्रोक्सियल ग्रुप नहीं है। क्योंकि हाइड्रोक्सियल ग्रुप के लिए OH दरकार होता है ना कि HO हाइड्रोजन ऑक्साइड होगा, OH हाइड्रोक्सियल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप जिसको कहते हैं। हमारे पास दूसरे के पास भी है और हमारे पास इसके पास भी है, ये थर्ड के पास CH2O। वाटर के अंदर भी OH ग्रुप होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन आ गया ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है, जैसे कि हमारे पास ये एल्डो शुगर आ गया और हमारे पास ये कीटो शुगर हो गया। एल्डो शुगर में भी आपको बताया है कि इधर एक कार्बन एटलीस्ट ऐसा होता है जिसके पास OH ग्रुप नहीं होता, बाकी सबके पास होते हैं, क्योंकि वाटर भी दर हकीकत OH ग्रुप और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है।
इसका मतलब होता है जहां पर भी वाटर होगा वहां OH ग्रुप भी होगा। सो क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड्स की इनके अंदर मौजूद कार्बन एटम के लिहाज से की जाती है। जैसे कि हमारे पास एल्डो ग्रुप में भी 3 कार्बन एटम है, 1 2 और ये 3, इसके अंदर भी 3 कार्बन एटम है और बेसिकली ये एक ही कंपाउंड है, बस सिर्फ फर्क ये है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप में है और एक कीटो ग्रुप में है। इस कंपाउंड का एक ही नाम है और ये कंपाउंड, ये जो 3 कार्बन हमारे पास मोनोसेक्राइड है, इसको कहते हैं ग्लाइसर एल्डिहाइड, ग्लाइसर एल्डिहाइड इसको कहते हैं। और ये जो हमारे पास कीटोनिक फॉर्म में है, ये एल्डिहाइड फॉर्म में जो है इसे ग्लाइसर एल्डिहाइड, ये जो कीटोनिक फॉर्म में है इसे कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहा जाता है और इसको कहते हैं ग्लाइसर एल्डिहाइड। यानी एल्डिहाइड फॉर्म वाले को ग्लाइसर एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म वाले को डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं। सो हमारे पास हमने कहा है कि इनको कार्बन एटम की तादाद के लिहाज से क्लासिफाई किया जाता है। कैसे जी? कुदरती तौर पर 3 से 7 कार्बन एटम्स तक जो होते हैं मोनोसेक्राइड्स पाए जाते हैं। यानी एटलीस्ट जो मोनोसेक्राइड छोटा से छोटा मोनोसेक्राइड होगा उसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं और बड़े में 7 कार्बन एटम्स होंगे। सो 3 से 7 कार्बन एटम होते हैं एक मोनोसेक्राइड में कम से कम। उसके बाद अगर 3 कार्बन एटम है तो उसे ट्रायोजिस कहेंगे, 4 वाले को टेट्रोजिस कहेंगे, सिमिलरली 5 कार्बन एटम वाले को पेंटोजिस या पेंटोज शुगर, 6 कार्बन एटम वाले को हेक्सोजिस या हेक्सोज शुगर, 7 वाले को हेप्टोजिस या हेप्टोज शुगर कहेंगे। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्लासेस ऑफ मोनोसेक्राइड्स हैं। कार्बन एटम की तादाद के लिहाज से मोनोसेक्राइड की ये क्लासेस हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो हमने पीछे डिस्कस की हैं ये 5 क्लासेस ऑफ मोनोसेक्राइड, इनमें से पेंटोजिस और हेक्सोजिस सबसे ज्यादा कॉमन है। पेंटोजिस और हेक्सोजिस यानी पेंटोज शुगर और हेक्सोज शुगर इन सब में से ज्यादा कॉमन है, यानी ज्यादा पाए जाते हैं मोनोसेक्राइड। ये वाहिद मोनोसेक्राइड हैं ये 2 जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद टेट्रोजिस हमारे पास जो 4 कार्बन एटम, ये हमारे पास 5 कार्बन एटम वाला था और हेक्सोजिस 6 कार्बन एटम वाला कंपाउंड है। पेंटोजिस 5 कार्बन एटम और हेक्सोजिस 6 कार्बन एटम वाला कंपाउंड है और ये मोस्ट कॉमन होते हैं। जबकि टेट्रोजिस जो है ये 4 कार्बन एटम वाला कंपाउंड होता है, यानी 4 कार्बन एटम वाला मोनोसेक्राइड है और ये हमारे पास रेयर इन नेचर है, यानी कुदरत में बहुत कुदरती तौर पर ये बहुत कम पाए जाते हैं और अगर कुछ एक पाए भी जाते हैं तो वो बैक्टीरिया वगैरह के अंदर होते हैं। सब बैक्टीरिया में भी नहीं, कुछ बैक्टीरिया में होते हैं ये टेट्रोजिस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है कि सबसे ज्यादा कॉमन जो मोनोसेक्राइड्स हैं इन नेचर वो हैं पेंटोजिस और हेक्सोजिस, यानी 5 कार्बन एटम वाले और 6 कार्बन एटम वाले। इनकी मिसाल भी आपको मैं बताता हूं कि 5 कार्बन एटम वाले मोनोसेक्राइड्स यानी शुगर कौन से हैं, 6 कार्बन एटम वाले कौन से। ये तो है जी सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा नापैद यानी सबसे ज्यादा कम पाए जाने वाले जो है वो हैं टेट्रोजिस। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पेंटोजिस, हेक्सोजिस, सबसे कम पाए जाने वाले टेट्रोजिस, 4 कार्बन एटम वाले शुगर यानी टेट्रोज शुगर। सो हमने जो पढ़ा पेंटोजिस और हेक्सोजिस 5 कार्बन एटम और 6 कार्बन एटम वाले शुगर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कौन से हैं? 5 कार्बन वाले में हमारे पास फ्रक्टोज आता है। हमारे पास 5 कार्बन एटम में राइबोज शुगर हो गया, सॉरी हाँ राइबोज शुगर जो है ये 5 कार्बन एटम वाले में ये हमारे पास ज्यादा कॉमन है और हेक्सोज शुगर जो है ये हमारे पास ग्लूकोज है। सो ग्लूकोज मोस्ट अबंडेंटली फ्रक्टोज से भी ज्यादा कॉमन होता है ग्लूकोज, क्योंकि जितने भी हमारे पास स्वीट इन टेस्ट हमारे पास फ्रूट्स हैं उन सब के अंदर ग्लूकोज होता है। सिमिलरली हमारे पास ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं, ग्रीन प्लांट सबके अंदर ग्लूकोज होता है। इसी तरह से हमारे पास जैसा कि डेट्स हो गया, फिग्स हो गए, फिग्स इंजीर वगैरह को कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अपना जितने भी हमारे पास फ्रूट्स वगैरह हैं, ग्रेप्स, फिग्स और सिमिलरली इनके साथ डेट्स वगैरह जो खजूरें वगैरह होती हैं इन सब में ग्लूकोज अबंडेंटली पाया जाता है। सो मोस्ट कॉमन हेक्सोज, सबसे ज्यादा कॉमन जो हेक्सोज है वो है ग्लूकोज। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे पास ग्लूकोज और राइबोज का, यानी हमारे पास हेक्सोज शुगर है ये हेक्सोज शुगर और हमारे पास पेंटोज शुगर, राइबोज है ये पेंटोज शुगर। इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे बताया गया है। राइबो हेक्सोज के अंदर हेक्सा से निकला, हेक्सा मानी होता है 6, यानी हेक्सोज है तो फिर ये 6 कार्बन शुगर को कहते हैं।
पेंटोज 5 कार्बन शुगर को कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर ड्रा करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 6 कार्बन वाले के 6 कार्बन तरतीब से लिख लें। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन एटम ऐसे तरतीब से लिख लेने हैं। उसके बाद 1 बाय 1 इनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करते जाएं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है। CHO मैंने लिखा है, CHO आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास कार्बन और एक वैलेंसी इसके ऊपर आ गई और एक नीचे, बॉन्ड ऊपर और एक नीचे, 2 बॉन्ड पूरे हो गए, टोटल ये 4 बॉन्ड बना सकता है। सो एक मैंने इधर हाइड्रोजन लगा दिया, साथ OH ग्रुप आ गया इसका। याद रहे ये OH ग्रुप नहीं है इसका, ये OH ग्रुप वाला कार्बन नहीं है, क्योंकि पीछे हमने मोनोसैकेराइड्स के अंदर पढ़ा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि एट लीस्ट कोई 1 इसके अंदर, एक्सेप्ट 1, सिवाय एक के बाकी जितने भी होते हैं उन सबके पास OH ग्रुप होता है। यानी एक ऐसा जरूर होता है जिनके पास OH ग्रुप नहीं होता, तो वो इसी तरह होता है, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड है ये कार्बोक्सियल ग्रुप, हाइड्रोक्सियल ग्रुप इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ये हाइड्रोजन ऑक्साइड ग्रुप आ गया और उसके बाद आ गया हमारे पास ये हाइड्रोक्सियल ग्रुप में है, बाकी सब हाइड्रोक्सियल ग्रुप में है। सो देखिए यहाँ पर भी OH आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ये वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करने के लिए मैंने इस तरह लिखा है। इसको OH भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि OH, यहाँ पे OH लिखना है, क्योंकि हमारे पास एक यही है जो हमारे पास हाइड्रोक्सियल ग्रुप नहीं है। सो हम देखें, ये है हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला। सिमिलरली बिल्कुल 5 कार्बन एटम हमने राइबोस के यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद 1 बाय 1 उनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करते जाना है। एक हमारे पास ऐसा है जो हमारे पास हाइड्रोक्सियल ग्रुप नहीं रखता, बाकी सबके पास हाइड्रोक्सियल ग्रुप है। सो एक साइड पे हाइड्रोजन लिखते जाए, दूसरे साइड पे OH लिखते जाए, तीसरे पे 5वें कार्बन एटम के साथ H2OH करके वैलेंसी को पूरा कर दें। सो उसके बाद देखें हमारे पास है जी 5, यानी रिंग्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास रिंग फॉर्म में भी होता है और चेन फॉर्म में भी होता है। चेन फॉर्म की हम ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं स्ट्रक्चर, राइबोज की भी और ग्लूकोज भी, दोनों की, राइबोज की भी और ग्लूकोज भी चेन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब हो चुके हैं। इनकी रिंग्ड स्ट्रक्चर, तो याद रहे ग्लूकोज की रिंग्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लूकोपाइरानोज और सिमिलरली राइबोज की रिंग्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोज। तो देखें जी हमारे पास 5 कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज इज कॉल्ड राइबोफ्यूरानोज। राइबोस की 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर को राइबोफ्यूरानोज कहते हैं। कैसे जी 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर इसकी ऐसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 कॉर्नर हम बना लेते हैं जी। हमारे पास यहाँ पे सेंटर में ऑक्सीजन आ गया, यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन और ये बॉन्ड कार्बन, क्योंकि हमने 5 कार्बन कंप्लीट करने हैं। याद रहे जितनी कॉर्नर होंगे उतने ही कार्बन एटम्स होते हैं। 5 कॉर्नर है तो 5 कार्बन एटम होंगे, 6 कॉर्नर है तो 6 कार्बन एटम्स होंगे। कॉर्नर के लिहाज से होते हैं कार्बन एटम्स। उसके बाद आप वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करते जाएं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास HO ग्रुप या OH ग्रुप इज इक्वल टू CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया। अब नीचे 1 बाय 1 OH लिखते जाएं तरतीब से, OH आ गया। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर है, राइबोफ्यूरानोज की। ये राइबोफ्यूरानोज की स्ट्रक्चर आ गई। सिमिलरली 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर यानी ग्लूकोज की 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लूकोपाइरानोज। ग्लूकोज की 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर को हम ग्लूकोपाइरानोज 6 कॉर्नर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं। इसको 5 कॉर्नर क्यों कहा था हमें, क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन एटम होते हैं। इसलिए याद है कार्बन एटम्स की जो हमारे पास तादाद है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 ये 4 और ये 5 कार्बन। जबकि हमारे पास अब देखें ग्लूकोज की कैसे होगी, यहाँ पे 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर लें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 कॉर्नर, उसके बाद एडजस्ट करते जाएं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास है पॉइंट यहाँ पर आता है ऑक्सीजन। उसके बाद बाकी सब कॉर्नर्स में आप कार्बन एडजस्ट करते जाएं। सो हमारे पास उसी लिहाज से फिर उनकी वैलेंसीज को भी हम सेटिस्फाइड कर देंगे कार्बन की। सो ये हमारे पास आ गया 6ठा कार्बन, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 जैसे ऊपर लिखा है वैसे का वैसा इसमें भी आ जाएगा। हाइड्रोजन, H2
OH या HO लिखने, OH लिखने तो ज़्यादा बेस्ट है, जो भी लिखने। बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पर जो हमने एंड में लिखा था CH2O, यही वाटर मॉलिक्यूल है कार्बन के साथ। CH2O इकट्ठा भी लिख सकते हैं, याद रहिए आप, इस तरह अलग अलग लिखने की बजाय सिंपल CH2O इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये नीचे बॉन्ड कार्बन, और उसके बाद ये कार्बन, ये स्ट्रक्चर इस तरह से। मेन मकसद है ये वाला जो कार्बन है इसके साथ CH2O भी लिख सकते हैं, बजाय इस फॉर्म में लिखने के अगर ऐसा लिख दे तो ये बेस्ट रहेगा। उसके बाद नीचे ये वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए H लगा दिया, यहाँ पर H OH H OH, तो ऊपर सारे हाइड्रोजन लगाते जाए, नीचे सारे OH लगाते जाए, ये OH आ गया। सो ये है हमारे पास जी ग्लूकोज की रिंग्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोपाइरानोज। ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ग्लूकोपाइरानोज। उसके बाद हमारे पास जो चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर MCQs, पेपर बोर्ड पेपर में भी बारहा आ चुके हैं, फर्स्ट ईयर के पेपर में भी आते हैं, ये 9th-10th के पेपर में भी आ चुके हैं, MD कैट के पेपर के लिए भी बहुत ज्यादा अहम है, ये MCQs आते रहते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। सो क्या है वो MCQs? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन फ्री स्टेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स। फ्री स्टेट के अंदर ग्लूकोज कहाँ मौजूद होता है? तमाम फ्रूट्स में। और ये मोस्ट अबंडेंटली कहाँ होता है? सबसे ज्यादा जिनमें पाए जाते हैं वो होते हैं ग्रेप्स, अंगूर वगैरह हो गए, इंजीर हो गया, और डेट्स, हमारे पास खजूरें, फिग्स इंजीर को कहते हैं। उसके बाद हमारे ब्लड में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.08%। नेचुरली ग्लूकोज ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। सब्ज पौधे जितने भी होते हैं ग्रीन प्लांट्स में पाए जाने की वजह क्या है? ग्रीन प्लांट में पाए जाने की वजह ये है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत अहम होता है। और फोटोसिंथेसिस जहां भी होती है वहां ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के मेन प्रोडक्ट्स में आते हैं। इस वजह से हमारे पास जहां भी ग्रीन प्लांट होंगे वहां फोटोसिंथेसिस होगी, और इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वहां ग्लूकोज भी पैदा होगा। इसीलिए हमारे पास नेचुरली प्रोड्यूस इन ग्रीन प्लांट, ये ग्रीन प्लांट में पैदा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोफिल की वजह से। उसके बाद हमारे पास मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है। याद है, फोटोसिंथेसिस के दो मेन प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 17.6 किलो कैलोरी ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज। ये किलो कैलोरी एनर्जी का यूनिट है। सो हमारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज पैदा कराने के लिए 776 किलो कैलोरी ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज, यानी 776 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी यूज होगी। ये किलो कैलोरी एनर्जी का यूनिट है। तो 10 ग्राम के लिए 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी दरकार है 10 ग्राम के लिए। सो 5 ग्राम के लिए कितना दरकार होगी? इसका हाफ हो गया, तो 776 को 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 5 ग्राम का निकल आएगा। सिमिलरली 15 ग्राम के लिए कितना दरकार होगी? 776 को 2 पे डिवाइड कर लें, जो आंसर आए आंसर को दोबारा इस 776 में ऐड कर दें, तो हमारे पास जो निकलेगा वो आ जाएगा हमारे पास 15 ग्राम ग्लूकोज के लिए एनर्जी दरकार होगी। वही 15 ग्राम के लिए इसलिए क्योंकि ये हाफ से मतलब अब ज्यादा, वो हमने हाफ कम किया था, आधा कम किया था, ये अब आधा बढ़ा रहे हैं। सो इसको अगर इसमें से आधा निकाल लोगे, 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे तो वो 5 ग्राम के लिए हो जाएगी, यानी 5 ग्राम 10 ग्राम। तो एक 5 ग्राम के लिए इसकी हाफ दरकार होगी, और इसकी हाफ अगर इसमें जमा कर देंगे, यानी 717.6 का हाफ इसमें जमा कर देंगे तो ये 15 ग्राम ग्लूकोज सिंथेसाइज करेगा। इसका हाफ जमा कैसे करेंगे? इसको पहले 2 के ऊपर डिवाइड कर देना है तो हमारे पास इसका हाफ निकल आएगा आंसर। जो हाफ निकलेगा उसको दोबारा इसमें जमा कर देंगे तो हमारे पास ये 15 ग्राम की ऑफ ग्लूकोज के लिए एनर्जी आ जाएगी। सिमिलरली 20 ग्राम के लिए कितनी दरकार होगी? अब ये इसकी डबल हो गया है, अब ग्लूकोज की अमाउंट डबल हो गई है, 20 ग्राम हो गई है, तो अब हम इसको भी डबल कर देंगे। डबल करने का तरीका क्या है कि 717 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारे पास ये 20 ग्राम के लिए निकल आएगा एनर्जी, सोलर एनर्जी निकल आएगी। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ आई है, सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।